जहां एक तरफ महाराज ने सोम को कारागार में कैद करने का आदेश दे दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्णसेन इस बात से चिंतित थे कि यदि सम्राट को इसकी जानकारी हो गई कि महाराज ने आम्रपाली पर अत्याचार बढ़ा दिए हैं, तो वो कभी भी वैशाली पर आक्रमण कर देंगे। स्वर्णसेन महाराज को समझाने के लिए राज दरबार चले गए थे। स्वर्णसेन महाराज के सिंहासन के सामने खड़े थे। सभी राज दरबारी और महामंत्री सुमेर स्वर्णसेन को देख रहे थे। स्वर्णसेन महाराज को देखते हुए कहते हैं, महाराज आपको रुकना होगा, अन्यथा एक स्त्री पर अत्याचार करने के कारण आपने आज तक जो अपनी छवि बनाई है वो सब धूमिल हो जाएगी। आप आम्रपाली पर इतनी सख्ती ना करें। महाराज स्वर्णसेन को देखकर मन में कहते हैं, महारानी ठीक कह रही थी। ये स्वर्णसेन आम्रपाली और भानु प्रताप के घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। इन्हें ये समझना होगा कि राजधर्म किसी भी मित्रता से ऊपर होता है। महाराज ने कहा, स्वर्णसेन, आपको हमारी छवि की चिंता है या अपनी मित्रता की? आप वैशाली के युवराज हैं। आपको मित्रता की भावनाओं में बहकर कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आपके लिए राज्य किसी भी मित्रता से सर्वोपरि होना चाहिए। तो स्वर्णसेन ने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं वैशाली की भलाई के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आम्रपाली पर इतने कड़े प्रतिबंध हटा दीजिए। यही वैशाली के लिए भले की बात होगी, अन्यथा हमें नहीं पता कि कैसे कैसे परिणाम भोगने पड़ जाएंगे। महाराज सिंहासन से उतरकर नीचे आकर कहते हैं, युवराज, आप हमारे पुत्र हैं, वैशाली के महाराज के पुत्र। आपका तो खून इस बात से खौल जाना चाहिए कि एक स्त्री हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, अभी तो आप उसी के बचाव में हमसे बहस कर रहे हैं। तो स्वर्णसेन ने कहा, महाराज, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो महाराज ने कहा, हम नहीं समझ रहे हैं युवराज, ये आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपको पता भी है कि वैशाली की आर्थिक स्थिति के क्या हाल है। यदि आम्रपाली नगरवधु का दायित्व नहीं निभाएगी तो ये राज्य कैसे चलेगा? कभी सोचा है आपने इस पर? तो स्वर्णसेन ने मन में कहा, महाराज, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? राज्य तब चलाएंगे जब वो बचेगा। सम्राट वैशाली को तबाह कर देंगे। तो महाराज आगे कहते हैं, युवराज, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ये कहकर महाराज वापस सिंहासन पर जाकर बैठ गए। एक तरफ स्वर्णसेन महाराज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीमालू इस बात को लेकर परेशान थी कि वो अब आम्रपाली से अपना प्रतिशोध कैसे लेगी। श्रीमालू अपने कक्ष में बहुत बेचैनी के साथ चहलकदमी कर रही थी। जब से उसे ये पता चला था कि आम्रपाली आमरण अनशन पर बैठ गई है और अपने दायित्व निभाने से मना कर दिया है, तब से श्रीमालू की चिंता बहुत बढ़ गई थी। श्रीमालू मन में कहती है, जब आम्रपाली ने दायित्व निभाने से इनकार कर दिया है तो अब मेरी भी उसे कोई जरूरत नहीं होगी। महाराज ने उसके ऊपर बहुत सख्ती कर रखी है, ऐसे में मेरा उसके पास जाना कैसे संभव होगा। श्रीमालू ये सोचते सोचते आसन पर जा बैठती है। उसे बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि वो एक जगह टिक नहीं पा रही थी। वो फिर आसन से उठ गई और खिड़की के पास जाकर कहती है, यदि महाराज के कड़ी प्रतिबंधों के बाद भी आम्रपाली दायित्व निभाने के लिए नहीं मानी तो हो सकता है कि महाराज उसको कैद कर ले। फिर मैं कैसे आम्रपाली को मार पाऊंगी? मुझे आज और अभी ही कुछ करना होगा। तो श्रीमालू ने अपना संदूक खोला। उसमें से उसने लाल मखमल का कपड़ा निकाला। उसने धीरे धीरे कपड़े की परतों को खोला तो उसके अंदर से एक चमचमाता हुआ तेज धार वाला खंजर निकला। श्रीमालू खंजर को अपने चेहरे के पास लाकर मुस्कुरा कर कहती है, आम्रपाली, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। श्रीमालू अपने वस्त्रों में खंजर को छुपाकर कक्ष से बाहर चली गई। श्रीमालू और सुमेर ने पहले से ही नीलपद महल के पिछले द्वार से प्रवेश की योजना बना रखी थी। उन्होंने वहां के सेनापति को स्वर्ण अशर्फियों के साथ पदोन्नति का लालच दिया था। श्रीमालू को द्वार की तरफ आता देख सेनापति ने उसे दूर से ही आंखों से इशारा किया। श्रीमालू ने तुरंत अपना मुंह आंचल से ढक लिया। श्रीमालू द्वार के नजदीक पहुंची तो सेनापति ने आसपास खड़े सैनिकों को देखते हुए श्रीमालू से कहा, सुनो, महाराज की खास आज्ञा से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा अंदर रहने के लिए। जिस काम का आपको आदेश मिला है उसे करके जल्दी से बाहर आ जाइएगा। श्रीमालू ने सिर झुकाकर हामी भर दी। तभी एक सैनिक ने कहा, सेनापति जी, इस स्त्री को किस कार्य के लिए अंदर भेज रहे हो? पिछले द्वार से किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं है। सेनापति उस सैनिक की तरफ देखकर कहता है, जब राजमहल का आदेश होता है तो सारे नियम टूट जाते हैं। द्वार खोलो और इन्हें जाने दो। तभी एक सैनिक ने द्वार खोल दिया और श्रीमालू अंदर प्रवेश कर गई।
जहाँ एक तरफ श्रीमालू अपना प्रतिशोध लेने के लिए महल में प्रवेश कर गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली मृत सी अपने कक्ष में बैठी थी। अनशन की वजह से आम्रपाली की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे बन गए थे। आम्रपाली अपने कक्ष में बैठे विचारों में खोई हुई थी। तभी राजकुमारी मुकुंदा ने कक्ष में प्रवेश किया। मुने ढाल सी बैठी आम्रपाली को देखकर कहती है, आम्रपाली, आपको पता है सोम को महाराज ने कैद कर लिया है। आम्रपाली ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे पता था कि यही होना था। मुकुंदा आगे कहती है, ये क्या हो गया आम्रपाली? देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। नीलपद महल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी और आज उदासी के सिवाय यहाँ कुछ नहीं है। आम्रपाली ने मुकुंदा की तरफ देखा और मन में कहा, मुकुंदा, अंधेरा बहुत गहरा आ गया है। समझ लो कि अब पौ फटने ही वाली है। मुकुंदा आम्रपाली के पास जाकर कहती है, इस तरह से गुमसुम बैठने से भला क्या हल निकलेगा आम्रपाली? और ये सरना भी तो कहीं नजर नहीं आ रही। सोम कैद हो गया है, सरना भी नहीं है, सम्राट यहाँ आ नहीं सकते, स्वर्णसेन भी यहाँ नहीं है। पता नहीं कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाएगा। आपने अपनी हालत देखी आम्रपाली? यूं ही भूखी प्यासी रहेंगी तो कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगी? ये अनशन तोड़ दीजिए आम्रपाली, मैं कुछ खाने को मंगाती हूँ अभी। ये बोलकर मुकुंदा कक्ष के द्वार से जाने लगी। तभी आम्रपाली ने कहा, नहीं मुकुंदा, ये अनशन नहीं टूटेगा। मुकुंदा वापस आम्रपाली की तरफ आकर कहती है, क्यों नहीं टूटेगा? आपने जान देने का निर्णय ले लिया है क्या? भूखे रहने से आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो आम्रपाली ने मुकुंदा की तरफ देखकर कहा, मुकुंदा, आप एक राजकुमारी हैं, तो आप एक नगरवधू का दर्द नहीं समझ पाएंगी। आप कैसे जान पाएंगी कि रोज एक अनजान नए पुरुष के साथ भेंट करना कैसा होता है? ये सुनकर मुकुंदा कुछ नहीं बोल पाई। वो बस आम्रपाली को देखती रह गई। आम्रपाली आगे कहती है, मुकुंदा, ये अनशन इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ खुद को दायित्व निभाने से बचाना चाहती हूँ। मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ ताकि आगे से कोई भी स्त्री इस कुप्रथा का शिकार न बन सके। मेरी लड़ाई खुद को बचाने के लिए नहीं, मेरी लड़ाई नगरवधू की प्रथा को समाप्त करने के लिए है, ताकि बाकी स्त्रियों को इस नर्क से मैं बचा सकूं। तो मुकुंदा ने कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ आम्रपाली, किंतु ये तो सोचिए, यदि अनशन से आपको कुछ नुकसान पहुंच गया तो कैसे लड़ेंगी आप इस कुप्रथा के खिलाफ? हम सब आपके साथ हैं, आप अकेली नहीं हैं। मैं ये सब अपनी आंखों के सामने नहीं होता देख सकती। मैं आज ही आपको महल से बाहर निकालने का इंतजाम करती हूँ। ये बोलकर मुकुंदा द्वार से बाहर जाने लगी। आम्रपाली मुकुंदा को देखकर मन में कहती है, मुकुंदा, तुम बहुत भोली हो। अब ये किसी के बस में नहीं कि हमें यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाए, क्योंकि अब हम इस प्रथा को समाप्त किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ एक तरफ मुकुंदा आम्रपाली के लिए चिंतित थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीमालू अपना प्रतिशोध लेने के लिए आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। मुकुंदा व्यथित मन के साथ आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकल जाती है। बाहर मुस्तैदी से खड़ी अंगरक्षिका अपने मन में कहती है, अब सिर्फ यही बची है आम्रपाली की शुभचिंतक, इन्हें भी यहाँ से दूर करने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। उधर आम्रपाली अभी भी आसन पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसे खिड़की पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने थोड़ी देर तक गौर से खिड़की की ओर देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वो फिर से ख्यालों में गुम हो गई। कुछ पल बाद उसे फिर से कोई आहट सुनाई दी, तो वो उठकर खिड़की के पास गई। उसने झांक कर देखा तो वो चौंक गई। नीचे श्रीमालू खड़ी मुस्कुरा रही थी। आम्रपाली के मुख से निकला, कुसुम, तुम? श्रीमालू ने होठों पर उंगली रखकर उसे बोलने से मना कर दिया और फिर छलांग लगाकर खिड़की से चढ़कर अंदर आ गई। आम्रपाली उसे देखकर बहुत हैरान थी। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोले। फिर श्रीमालू ने कहा, ये क्या हालत हो गई है आपकी? इस बात का आम्रपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद आम्रपाली ने कहा, कुसुम, तुम जो भी सोचकर यहाँ आई हो वो किसी भी कीमत पर अब संभव नहीं होगा। तो श्रीमालू ने मनी मन मुस्कुराकर कहा, मैं संभव ही तो करने आई हूँ, और इस पल के लिए तो मैं कब से कीमत चुकाती रही हूँ। तो श्रीमालू आगे कहती है, क्या संभव नहीं होगा? आम्रपाली ने कहा, यदि तुम ये सोचकर आई हो कि तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओगी तो ये कभी नहीं होगा। हमने प्रण लिया है कि आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। श्रीमालू ने वस्त्र में छुपे खंजर पर हाथ लगाकर कहा, आखिरी सांस तो तेरी बस आ ही गई है। आम्रपाली ने कहा, कुसुम, तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर वो आसन की तरफ जाने को जैसे ही मुड़ी, श्रीमालू ने अपना खंजर निकाला। वो तेजी से आम्रपाली की ओर बढ़ी। उसी क्षण कक्ष का द्वार खुला और
अंगरक्षिका ने कक्ष में प्रवेश किया। अंगरक्षिका को देखकर श्रीमालू ने तुरंत अपना खंजर नीचे कर लिया, लेकिन अंगरक्षिका ने खंजर देख लिया था, किंतु उसने यही दर्शाया कि उसने खंजर नहीं देखा। अंगरक्षिका ने कहा, कौन हो तुम? तो आम्रपाली ने जवाब दिया, कि कुसुम है, हमारी पुरानी दासी। अंगरक्षिका धीरे धीरे श्रीमालू की तरफ गौर से देखते हुए आगे बढ़ रही थी। श्रीमालू ने खंजर को पीछे छुपा लिया था। अंगरक्षिका श्रीमालू के पास जाकर कहती है, किंतु ये अंदर कैसे आई? द्वार पर तो हमारा पहरा है और हम तो द्वार पर ही खड़े थे। इतना कहते कहते अंगरक्षिका ने श्रीमालू के खंजर वाले हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी श्रीमालू ने फुर्ती से अंगरक्षिका का हाथ पकड़कर दूर किया और उसे जमीन पर चित्त गिराकर खंजर उसके गले पर टिका दिया। आम्रपाली ये देखकर सन्न रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि कुसुम के पास ये खंजर आया कहाँ से। तभी अंगरक्षिका ने जोर से अपना पैर मारकर श्रीमालू को दूर गिरा दिया। वो वापस खंजर लेकर अंगरक्षिका की तरफ दौड़ी। अंगरक्षिका ने कसकर उसकी कमर पकड़ ली और दूर धक्का दे दिया। श्रीमालू दीवार से जाकर टकरा गई। आम्रपाली को लग रहा था कि कुसुम उसे अंगरक्षिका से बचाने के लिए खंजर साथ लेकर आई थी। आम्रपाली कुसुम को रोक रही थी, किंतु श्रीमालू के सिर पर तो इस वक्त खून सवार था। तभी अंगरक्षिका ने दौड़कर श्रीमालू का खंजर वाला हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जोर जोर से दीवार से मारने लगी। हाथ पर गंभीर चोट लगने से उसके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर गया। वो गंभीर हालत में फिर से खंजर उठाने के लिए झुकी। तभी अंगरक्षिका ने जोर से उसके पेट पर पैर मारकर उसे दूर गिरा दिया। जहां एक तरफ अंगरक्षिका और श्रीमालू के बीच संघर्ष चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरना सम्राट के पास पहुंचती है। सम्राट अपनी कुटिया में बैठे अंतेय नाग से चर्चा कर रहे थे। तभी बाहर घोड़े के रुकने की आवाज आई। दोनों दौड़कर बाहर देखने गए तो सरना सामने खड़ी थी। सम्राट ने कहा, सरना तुम? तभी सरना घोड़े से नीचे उतरकर सम्राट के पास आकर रोने लगती है। सम्राट उसे रोता हुआ देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने मन में सोचा, आम्रपाली ठीक तो है ना? वो सरना की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ सरना, तुम रो क्यों रही हो? तो सरना ने कहा, कुछ ठीक नहीं है भानु प्रताप जी, आम्रपाली बहुत कष्ट में है। महाराज उन पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये सुनते ही सम्राट को बहुत क्रोध आ गया। उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी। सरना ने आगे कहा, महाराज ने मुझे हटाकर नई अंगरक्षिका रख दी है। आम्रपाली से सारी सुख सुविधाएं छीन ली गई हैं। उन्हें भेंट के लिए जबरदस्ती तैयार किया जा रहा है और देवी भी इन सबके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है भानु प्रताप जी, अब आप ही कुछ कीजिए। ये सुनकर भानु प्रताप और अंतेय नाग बहुत क्रोधित हो गए। सम्राट चीख कर कहते हैं, अंतेय नाग, तैयारी करो, वैशाली के विनाश का वक्त आ चुका है। अब सदियों तक दुनिया याद रखेगी कि एक स्त्री पर किए गए अत्याचार ने एक पूरे साम्राज्य का अंत कर दिया था। जाओ अंतेय नाग, फूंक दो युद्ध का बिगुल। तो अंतेय नाग ने कहा, जी सम्राट। सम्राट दौड़कर घोड़े पर सवार हो गए और आंधी की तरह महल की तरफ बढ़ने लगे। उधर सरना को समझ नहीं आया कि अंतेय नाग भानु प्रताप को सम्राट क्यों बोल रहा था और एक व्यापारी वैशाली पर हमला कैसे कर सकता है। फिलहाल सरना ये सब सोचना छोड़कर तेजी से घोड़े पर सवार होकर सम्राट के पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगी। जहाँ एक तरफ सम्राट महल की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंगरक्षिका और श्रीमालू के बीच संघर्ष चल रहा था। अंगरक्षिका के प्रहार से श्रीमालू दूर जाकर गिरी। श्रीमालू ने घूरकर अंगरक्षिका की तरफ देखा और दौड़कर उसकी ओर लपकी। उसने अंगरक्षिका का गला दबोच लिया। अंगरक्षिका पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, किंतु श्रीमालू की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी अंगरक्षिका ने थोड़ा झुककर श्रीमालू को उल्टा जमीन पर पटक दिया और तलवार उस पर तान दी। ये देखकर आम्रपाली बहुत डर गई थी। उसे लगा कि अंगरक्षिका कुसुम की हत्या कर देगी। वो जल्दी से उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। क्या आम्रपाली अंगरक्षिका से श्रीमालू को बचा पाएगी? क्या सम्राट वैशाली पर हमला करके आम्रपाली को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।